तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आप लोगों के ढेरों मेल आए, उसके लिए आप ही लोग हकदार हैं असली, क्योंकि 5 मिलियन क्राइम तक फैमिली को लेकर मैं कुछ लोगों के आज मैसेज भी नोट करके लाया हूँ। कहानी के आखिर में ज़रूर बताऊँगा, लेकिन एक बार फिर से दिल से, तहे दिल से शुक्रिया आपके तमाम मेल्स के लिए, आपके दुआओं के लिए और आपके प्यार के लिए। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। कत्ल करने के लिए कई सारे अलग अलग कहानियों में वजह होते हैं, एक मकसद होता है, मोटिव होता है, तभी कोई किसी की जान लेता है। बेवजह कत्ल की कहानी बहुत कम होती है दुनिया में। हालांकि कुछ ऐसे केसेस भी हुए हैं, चौंकाते भी हैं ये चीज़ें, कि कोई मतलब नहीं, कोई मकसद नहीं और किसी की जान ले ली। लेकिन आज की जो कहानी है ये एक कातिल के सब्र की भी कहानी है, कि उसे कत्ल तो करना है लेकिन वो इंतज़ार करता है, सब्र करता है और ख़ुद से कुछ वादा करता है। और वो कहता है कि अगर ये ऐसा हुआ तभी मैं कत्ल करूँगा, वरना नहीं करूँगा। तो ये एक अनोखी कहानी है एक कत्ल की। कहानी की ज़मीन है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मालवा इलाके में 1 दिसंबर की रात एक शख्स की एक घर में लाश मिलती है। पड़ोसी उस लाश को देखते हैं, चीख पुकार मचती है। कुछ लोग पुलिस को कॉल कर देते हैं, पुलिस मौके पर आती है। अब वहाँ उस घर में लाश के अलावा पुलिस को तफ्तीश में ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती जो किसी तरफ इशारा करे, कातिल की तरफ उंगली उठाए। सिर्फ एक दस्ताना पड़ा हुआ था, एक ग्लव्स जो शायद कातिल ने पहना था। लाश की हालत बहुत बुरी थी, किसी तेज़धार हथियार से गला काटा गया था। चारों तरफ खून बिखरे हुए थे। इसके अलावा कोई सबूत नहीं। आसपास में कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं, ना कैमरा। छोटा सा एक बस्ती थी मालवा में, तो इतना एडवांस भी नहीं था। तो कोई क्लू, कोई सबूत मौके से और कुछ मिला नहीं। पुलिस ने तफ्तीश की तो कोई चश्मदीद भी नहीं मिला। और उसकी एक वजह यह थी कि 1 दिसंबर की रात जिस घर में जिस शख्स का कत्ल हुआ उस घर में वो अकेला था और पूरा परिवार एक फंक्शन में, एक फैमिली फंक्शन में गया हुआ था और ये इकलौता था जो घर में ही रह गया था। पुलिस को भी बात अजीब लगी, लेकिन कई बार ऐसा होता कि घर की रखवाली के लिए कोई एक शख्स तो रहता है। अब पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की तो सबसे पहले मरने वाले की शिनाख्त हुई। करीब 45 साल की उम्र, नाम था नूर मोहम्मद, एक बिजनेसमैन। तो मकतूल की शिनाख्त नूर मोहम्मद के तौर पर हुई। अब पुलिस का काम था कातिल को ढूंढना, कत्ल की वजह को सामने लाना। पुलिस अपनी तफ्तीश में जुट गई, लेकिन कई दिनों की तफ्तीश गुजर गई, कोई सिरा या कोई सबूत पुलिस के हाथ लगा नहीं। अब इस दौरान में पुलिस के ऊपर दबाव भी था, प्रेशर भी था। तो कातिल का सुराग देने के लिए एमपी पुलिस ने 10,000 रुपये के इनाम का ऐलान भी कर दिया कि जो भी नूर मोहम्मद के कत्ल से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी देगा, जो कातिल तक पहुंचा दे, उसे 10,000 रुपये का इनाम मिलेगा। लेकिन ये भी कोई कारगर साबित हुआ नहीं। कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा शख्स सामने नहीं आया जो दावा करे कि वो नूर मोहम्मद के कातिल को जानता है। अब पुलिस के सामने ये था कि जो बेसिक पुलिसिंग होती है, बेसिक इन्वेस्टिगेशन होती है, उसी लाइन पे चले और पता करे। तो अब सबसे पहली बात चीज़ ये थी कि जिस तरीके से कत्ल हुआ था वो साफ बता रहा था कि ये एक रंजिश का मामला है, दुश्मनी है। क्योंकि घर में कत्ल हुआ, उस घर में और कोई था नहीं और वो अकेला था। घर में कोई लूटपाट नहीं हुई। घर वाले जब बाद में लौटे, उन्होंने कहा उनके घर से कोई भी पैसे या कीमती चीज़, जेवर, कुछ भी गायब नहीं है। इसका मतलब है जो भी कातिल आया था उसका मकसद सिर्फ एक था, और वो था नूर मोहम्मद को मार डालना, और वो भी बड़ी बेरहमी से। तो अब किस किस से रंजिश हो सकती है, पुलिस ने इस पहलू पर जांच करनी शुरू की। अब ये पता लगाने के लिए सबसे पहले फैमिली के, परिवार के लोग ही बताएंगे कि नूर मोहम्मद से किस किस की दुश्मनी है। तो पता चला कि ऐसी कोई दुश्मनी किसी से नहीं है, सबके साथ अच्छे रिश्ते थे। नूर मोहम्मद के मोबाइल के कॉल डिटेल को भी पुलिस ने खंगाला कि शायद आखिरी वक्त में कुछ ऐसे कॉल निकल आए जिनका सिरा पकड़कर कातिल तक पहुंच जाए। लेकिन मोबाइल में जितने आखिरी 48-72 घंटे के कॉल डिटेल थे, उन सभी नंबरों को खंगाला, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो सारे नंबर जिनके थे, जिनसे बात हुई, जिनके कॉल आए, जिनको कॉल गए, वो सब जानने वाले थे। और जब कत्ल हुआ तो उन सब का लोकेशन वो उन्होंने जहाँ जहाँ बताया वहीं था। तो उनमें से किसी के ऊपर शक करने की अब कोई वजह बची नहीं। तब दुश्मनों को पता लगाने के लिए और कातिल का पता लगाने के लिए पुलिस ने कहा कि नूर मोहम्मद
कि अब फैमिली बैकग्राउंड को खंगालते हैं। जब फैमिली बैकग्राउंड को खंगाला गया तो एक नई चीज़ पता चली। पता चला कि नूर मोहम्मद ने अपनी ज़िंदगी में 3 शादियां की और जिस घर में उसका कत्ल हुआ 1 दिसंबर की रात को, वो घर असल में उसकी तीसरी बीवी का घर था, मायका, यानी उसका ससुराल, तीसरा ससुराल। और वो पिछले कुछ वक्त से इसी ससुराल में घर जमाई बनकर रह रहा था। उसकी 2 बीवियां 2 अलग अलग शहरों में रह रही थी। लेकिन अब पुलिस को लगा कि हो सकता है शादी को लेकर ये कत्ल हुआ है, तो बाकी 2 बीवियों के भी ससुराल वालों को खंगाला गया। लेकिन पता चला कि ये जो तीनों शादी थी ये नूर मोहम्मद ने छुप कर नहीं की। सभी को पता था, उनके ख़ानदान की। पहली बीवी को ही मालूम था कि दूसरी बीवी है, दूसरे को ही पता था कि तीसरी बीवी है, तो और ख़ानदान के ज़्यादातर रिश्तेदारों को भी पता था। तो यहाँ पे भी पुलिस के हाथ खाली कि शादी को लेके ये कत्ल हुआ नहीं है, कोई दुश्मन फैमिली में मिला नहीं। अब आखिर कत्ल हुआ क्यों? पुलिस के सामने ये पहेली थी। अब पुलिस इसी पे जांच कर रही थी। फिर पुलिस ने कहा कि चलो इस कत्ल के दौरान और कत्ल के बाद जो हुआ उसको भी खंगालते हैं। कई बार मौका वारदात पर, यानी कि क्राइम सीन पर, या क्राइम सीन के बाद अगले 24 घंटे में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो पुलिस को कई लाइन दे जाती हैं। जैसे कई कहा जाता है कि कई बार ऐसा भी होता है कि कत्ल के बाद कातिल मौका वारदात पर पलट कर ज़रूर आता है, ये देखने के लिए कि क्या चल रहा है, लोग क्या बातें कर रहे हैं, कहीं उसने कोई क्लू तो नहीं छोड़ दिया, कोई सबूत तो नहीं छोड़ दिया, उसका नाम तो नहीं आ रहा है। ऐसी मैंने कुछ कहानियाँ भी सुनाई हैं आपको जिसमें कातिल पलट कर आया और पकड़ा गया। तो पुलिस ने जब ये कत्ल हुआ उससे लेकर अगले 24 घंटे में, चूँकि कत्ल से पहले के सारे तो चीज़ें तो खंगाल ली, अब कत्ल के बाद अगले 24 घंटे में क्या हुआ, पुलिस ने कहा कि इसको ज़रा टटोलते हैं। तो अब एक एक चीज़, कत्ल हुआ, किसने पुलिस को खबर दी, लाश को हॉस्पिटल ले जाया गया, कौन कौन रिश्तेदार आया, इसके बाद ख़ानदान में बात फैली नूर मोहम्मद के कत्ल की। तो आखिरी वक्त में कब्रिस्तान में दफनाते वक्त कौन कौन लोग शामिल हुए, कौन गैर हाजिर था, पुलिस ने वो सारी चीज़ें अब रिश्तेदारों से पूछना शुरू किया। जब पूछना शुरू किया तो इसी दौरान पुलिस को पता चला कि जितने भी रिश्तेदार थे या तो कत्ल की खबर सुनकर अफसोस मनाने नूर मोहम्मद के घर आए थे, उसके यानी ससुराल जहाँ उसका कत्ल हुआ, और जो लोग घर नहीं आए वो कब्रिस्तान गए थे आखिरी वक्त में, तदफीन के वक्त जब उसको दफनाया जाना था। तो लगभग नूर मोहम्मद का पूरा ख़ानदान, उसके ससुराल वाले, उसकी 2 जो बीवियां हैं अलग जो रह रही थी, उन बीवियों के भी रिश्तेदार, तीसरी बीवी के भी रिश्तेदार, सभी आए। लेकिन एक शख्स न घर आया न कब्रिस्तान में आया। अब पुलिस ने जब उसके बारे में कहा कि ऐसा क्यों, क्योंकि वो बहुत ही करीबी रिश्तेदार था और ये भी नहीं था कि वो एमपी से बाहर था, वो वहीं था, लेकिन उसके बावजूद वो कुछ किलोमीटर की दूरी तय कर उसके जनाजे में शामिल नहीं हुआ, उसकी आखिरी रस्म में शामिल नहीं हुआ और न शोक जताने या अफसोस जताने उसके घर आया। तो पुलिस को ये बात बड़ी अटपटी लगी। फिर पता किया गया कि क्या इन दोनों में दुश्मनी है, तो पता चला नहीं। अब रिश्ते में जिस शख्स का नाम आया उसका नाम था सुहेल, और वो नूर मोहम्मद का साढ़ू लगता था। यानी नूर मोहम्मद की जो बीवी थी तीसरी, उस तीसरी बीवी की छोटी बहन से सुहेल की शादी हुई। तो रिश्ता ये हुआ कि नूर मोहम्मद की साली से सुहेल की शादी हुई, और इस रिश्ते के हिसाब से सुहेल और नूर मोहम्मद साढ़ू हुए आपस में। तो करीबी रिश्ता था, इसके बावजूद सुहेल नहीं पहुंचा नूर मोहम्मद की इस मैयत में। पुलिस को ये बात खटकी। अब पुलिस ने सुहेल के ऊपर नज़र रखनी शुरू की। 2-3 दिन नज़रें लगाई, उसके डिटेल कॉल सारे निकाले, पर उसके कॉल डिटेल में भी कोई ऐसी चीज़ पता नहीं चली कि कोई बात कर रहा हो या क्या। और उसका लोकेशन भी उसका घर ही दिखा रहा है, जहाँ कत्ल हुआ वहाँ दिखा नहीं रहा है। पुलिस को लगा कि अब और तो कोई रास्ता है नहीं, सुहेल को सीधे उठा के पूछताछ करते हैं। इसी के बाद एमपी पुलिस ने सुहेल को उठाया, सुहेल से पूछताछ की। सुहेल बोला कि मैं बिल्कुल नहीं, हमारे तो साड़ू साहब के साथ अच्छे रिश्ते थे और इसमें मेरा कत्ल का कोई लेना देना नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं सुहेल की बातचीत से, उसकी नर्वसनेस से, उसकी घबराहट से पुलिस को उसके ऊपर शक हुआ। पुलिस बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छे तरीके से, इतना चूँकि इस फील्ड में रहती है, तो आँखों से, चेहरे से, आपकी घबराहट से, पसीने से, परेशानियों से कई बार पकड़ लेती है। तो सुहेल भी चूँकि कोई क्रिमिनल तो था नहीं,
तो उसकी बातों से पुलिस को लगा कि ये कुछ डर रहा है और कुछ छुपा रहा है। फिर पुलिस ने अपने हिसाब से अपनी पुलिसियागिरी दिखाई और सुहैल आखिर में टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद उसने एक कहानी सुनाई। कहानी कुछ यूं है। नूर मोहम्मद ने 2 शादी की। 2 शादी के बाद मालवा की जो उसकी तीसरी बीवी थी वो कहीं उसको किसी फंक्शन में मिली। वहाँ उसने उसे देखा, उसे अच्छी लगी। उसके बाद उसने रिश्ते की बात चलाई। दोनों परिवार वालों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, ये जानते हुए भी कि शादीशुदा है, और फिर शादी कर दी। वो बिजनेस करता था। कोरोना काल में करीब की बात है, वो मालवा आ गया और अपने ससुराल में ही रहने लगा, एक तरह से घर जमाई बनकर। इस घर में रहने के दौरान नूर मोहम्मद अपनी साली यानी अपनी तीसरी बीवी की छोटी बहन के करीब आ गया। अब इन दोनों में प्यार हो गया। हो सकता है आगे चलकर शायद नूर मोहम्मद की वो चौथी बीवी बन जाती, क्या पता। अब वो इस दुनिया में नहीं है, इसलिए कहा नहीं जा सकता। लेकिन इन दोनों के बीच में इश्क परवान चढ़ा और नूर मोहम्मद को अपनी साली से इश्क हो गया और दोनों के फिर ये सिलसिला जो है इश्क मोहब्बत का करीब 1.5 साल तक चलता रहा। अब इस दौरान नूर मोहम्मद की साली चूँकि बड़ी थी, घर वालों को, उसके माँ बाप को उसका रिश्ता भी करना था, उसकी शादी करनी थी। शादी की बात चली और आखिरकार लड़का मिला, सुहैल नाम का एक नौजवान। सब कुछ ठीक ठाक था, दोनों परिवार की रजामंदी थी, इसलिए नूर मोहम्मद की साली की शादी सुहैल से आखिरकार पक्की हो गई। शादी के कार्ड वार्ड छप गए, मेहमानों को बुलाया गया, शादी ठीक ठाक हो गई। अब बारात जो है वो लौटती है अपने घर, यानी सुहैल अपने घर नूर मोहम्मद की साली को अपनी बीवी बनाकर ले जाता है। बारात लौटने के बाद, जिस दिन ये बारात लौटी, शाम का वक्त था, उसके बाद रात आई। एक रस्म है शादी के बाद हमारे यहाँ सुहाग रात। तो अब सुहाग रात का वो वक्त था, वो रात का वक्त। इसी दौरान में सुहैल जो अभी दूल्हा बना है, सुहाग रात मनाने का उसके उस रात उसका अपना सब कुछ बारात लेकर आया, मेहमान चले गए। अब वो अपनी बीवी के कमरे में दाखिल होना चाह रहा था, तभी उसकी मोबाइल की घंटी बजती है। वो फ़ोन उठाता है, उधर से फ़ोन पर नूर मोहम्मद था। नूर मोहम्मद ने सुहैल से जो कुछ कहा, ये सुहैल ने खुद बताया। उसने कहा कि एक तो शादी की मुबारक तुम्हें, शादी हो गई कोई बात नहीं, लेकिन तुम इसके करीब आने की कोशिश मत करना, सुहाग रात मनाने की तो सोचना भी मत, क्योंकि मैं इससे प्यार करता हूँ, वो मुझसे प्यार करती है, तो तुम्हारी बस शादी हो गई इतनी काफ़ी है, वो वैसे ही रहेगी, लेकिन तुम उसे छुओगे नहीं, ना उसके करीब आओगे। अब किसी शौहर को सुहाग रात के दिन कोई फ़ोन करके ये कहे कि तुम अपनी बीवी के करीब नहीं जाओगे, बस शादी हो गई है और ये शादी नाम भर की है, तो उस पर क्या बीतेगी। सुहैल को भी बहुत गुस्सा आया। खैर उसने फ़ोन काट दिया, लेकिन ये बात उसके दिल घर कर गई। उसे लगा कि ये क्या है। अब वो सोचने लगा कि वो क्या करे। उधर नूर मोहम्मद ने धमकी भी दी थी कि जान से मार डालेंगे अगर तुम उसके करीब गए, लेकिन फिर उसने अपनी बीवी से इस बारे में बात की। बीवी ने सुहैल का साथ दिया और उसने कहा कोई बात नहीं, उसकी धमकी से हम नहीं डरेंगे। धीरे धीरे वक्त बीता, लेकिन सुहैल के दिमाग में ये बात घर कर गई थी। कहीं ना कहीं एक शक के बीज भी उसने बो दी थी। वक्त बीता, कुछ महीने के बाद सुहैल को पता चला कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट हो गई है, गर्भवती है। अब जब वो ये बात उसे पता चली, उस वक्त सुहैल ने एक फैसला लिया, क्योंकि सुहाग रात के दिन से लेकर ये जो कुछ महीने बीते, तब तक वो हर दिन नूर मोहम्मद के बारे में सोचता रहता कि क्या रिश्ते थे उसके मेरी बीवी के साथ, और उसने किस तरह मुझे धमकी दी, और एक इज़्ज़त की बात है तो उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अब वो पेशेवर मुजरिम भी नहीं था, उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। इस दौरान में उसे पता चला कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट हो गई है। जब उसे ये बात पता चली, तब सुहैल ने पहली बार एक फ़ैसला किया।
उसने कहा कि अगर उसे बेटा पैदा हुआ तो वो नूर मोहम्मद का कत्ल कर देगा, और अगर उसे बेटी पैदा हुई तो फिर वो नूर मोहम्मद को मारने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेगा, ये आइडिया ड्रॉप कर देगा और वो उसे भूल जाएगा, उसे माफ़ कर देगा। इसके पीछे उसकी लॉजिक जो थी, सोच की वजह वो ये थी कि अगर बेटा पैदा हुआ और उसने नूर मोहम्मद का कत्ल किया और वो पकड़ा गया तो कोई बात नहीं, एक घर को वारिस मिल गया है, उसका बेटा उसकी बीवी को उसके पीछे में बड़ा होकर संभालेगा, उसके माँ बाप को संभालेगा, घर की देखभाल करेगा। तो बेटे के रहते हुए वो अगर जेल चला जाता है तो मुश्किल नहीं आएगी आने वाले वक्त में। लेकिन अगर बेटी पैदा हुई और उसने नूर मोहम्मद का कत्ल कर दिया और वो जेल चला गया तो फिर बीवी बेटी ये सब घर पे एक बोझ, कौन काम करेगा, कौन नौकरी पे जाएगा, कौन पैसे कमाएगा, तो इससे घर का बोझ और बढ़ जाएगा, परेशानियां बढ़ जाएंगी। और वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी या बीवी इन परेशानियों से गुजरे, लेकिन उसकी सोच ये थी कि बेटा शायद उसके घर को संभाल लेगा बड़ा होकर। तो उसने वादा किया खुद से कि अगर बेटा पैदा हुआ तो वो नूर मोहम्मद से बदला लेगा, बेटी पैदा हुई तो नूर मोहम्मद को माफ़ कर देगा। किस्मत का खेल देखिए, 9 महीने के बाद सुहैल को एक बेटा पैदा होता है। जैसे ही उसने बेटे की खबर सुनी, उसको अपना वादा याद आया जो उसने खुद से किया। उसने कहा कि अब वो नूर मोहम्मद को मारेगा। अब इसके बाद से वो प्लान बनाना शुरू करता है, मौके की ताक में रहता है। उसे बस इतना चाहिए था कि नूर मोहम्मद उसे कहीं अकेले टकरा जाए और वो उसे मार डालेगा, बट ये मौका मिल ही नहीं रहा था। इत्तेफाक से 1 दिसंबर को एक फैमिली फंक्शन था इसी ख़ानदान का, और चूँकि नूर मोहम्मद और सुहैल दोनों एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे क्योंकि उसकी साली का पति था, तो उस फंक्शन में नूर मोहम्मद के परिवार को भी आना था, सुहैल के भी परिवार को आना था, सभी को इकट्ठा होना था। तो वहाँ पे भी सुहैल पहुँचा। उसे उम्मीद थी कि नूर मोहम्मद आएगा, लेकिन उस फंक्शन में पता चला कि नूर मोहम्मद घर पर अकेले है और किसी वजह से वो इस फंक्शन में नहीं आ रहा है। ये सुनते ही उसे लगा कि ये मौका सबसे बेस्ट है, घर में वो तन्हा है, आज काम हो सकता है। और इसी के बाद वो उस फंक्शन से सीधे उस घर को जाता है, तेज़ धार हथियार लिए हुआ था, और वहाँ अपने एक कज़न के साथ जाता है। नूर मोहम्मद को कुछ ज़रा भी एहसास नहीं था कि ये क्यों आया, और वहाँ मौका देखते ही वो नूर मोहम्मद का गला काट देता है। कत्ल करने के बाद वो मौके से भाग जाता है। इसके बाद दुनिया को पता चलता है कि नूर मोहम्मद मारा गया। इस तरीके से बाद में पुलिस सुहैल को गिरफ्तार कर लेती है। सुहैल अपना जुर्म कबूल करता है और वो बताता है कि उसने नूर मोहम्मद को मारने का एक तरह से एक फ़ैसला कर लिया था, लेकिन ये फ़ैसला उसने ऊपर वाले के हाथ में भी और किस्मत के हाथ में भी छोड़ा था कि बेटा हुआ तो मारूंगा, बेटी हुई तो नहीं मारूंगा। और उसका यही कहना था कि ऊपर वाला भी शायद ये चाहता था कि मैं उसे मारूं, और इसीलिए उसने मुझे बेटा पैदा किया। अब हालांकि ये सारी चीज़ें जो है, ये कई बार इंसान इन्हीं चीज़ों में पढ़कर गलत रास्ते पर चल पड़ता है, क्योंकि बेटा और बेटी, हम सब हमेशा बात करते हैं कि ऊपर वाला, बेशक ऊपर वाले से बड़ा ताकतवर कोई नहीं है, लेकिन आजकल साइंस का भी ज़माना है कि कई बार पता चलता है कि बेटा और बेटी जो पैदा होते हैं उसमें माँ बाप की जीन्स और कई चीज़ों का भी उस पर असर होता है। लेकिन यहाँ कुछ लोग जुर्म करने के लिए उसका आड़ भी ले लेते हैं और बहाना भी कर लेते हैं। तो अब सुहैल जेल में है और पहले ही उसने सोच रखा, हालांकि ये भी देखिए कि क्या सितम है कि उसके बेटे को अभी साल का भी नहीं हुआ होगा, साल भर का, बल्कि कुछ महीने का है, और उसने अभी से उसके ऊपर एक जिम्मेदारी डाल दी कि मैं तो कत्ल करके जेल जा रहा हूँ, अब तुम संभालो घर को, तुम संभालो माँ को। अभी उस मासूम की उम्र भी क्या है, अभी बड़ा होने में, कमाने में कम से कम 20, 25, 30 साल लगेंगे। काश ये चीज़ें वो पहले सोच लेता तो शायद आज जेल की सलाखों के पीछे भी नहीं होता और उसके हाथों से एक जान भी नहीं जाती। तो ये थी एक अजीब कहानी। अब आते हैं आज के सिलसिले के ऊपर। रिया सिंह, आज इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे रिया सिंह जी। और पलक सिंह इनकी दोस्त हैं, उन्होंने भेजा है, तो हैप्पी बर्थडे रिया, और आपकी दोस्ती सलामत रहे हमेशा। प्रमोद मेहता हैं, इनका 20 दिसंबर को था बर्थडे, अम्बाला से हैं ये, और मिस कर गया था तो मैं सॉरी और बिलेटेड हैप्पी बर्थडे प्रमोद मेहता जी। इसके अलावा प्रकाश जी हैं, आज इनका भी जन्मदिन है, और ये दीपक मोरखड़े जी के पिताजी हैं।
तो हैप्पी बर्थडे प्रकाश जी आपको, दिल से पूरी क्राइम तक फैमिली की तरफ से। मनीष यादव हैं मधुबनी के, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे मनीष। इसके अलावा मोहम्मद सारिम हैं, इनका भी आज जन्मदिन है, और इनकी वाइफ अनम सलीम, इन्होंने मैसेज भेजा कि इनका बर्थडे है और एक मैसेज दे दिए। इनकी वाइफ गुस्से में शायद आजकल मायके में है, तो लौट आए, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। तो बिल्कुल पति पत्नी में झगड़ा होता रहता है कई बार, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप छोड़ के चली जाए। तो लौट आइए, कम से कम आज बर्थडे भी है, अच्छा दिन है, सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। इसके अलावा दिव्या आज़ाद हैं, इनका भी बर्थडे है, और इनका बर्थडे बल्कि 26 दिसंबर को था। तो हैप्पी बर्थडे दिव्या आज़ाद। और इनके दोस्त हैं अमन शर्मा, उन्होंने भेजा है। प्रियांश का भी बर्थडे है आज, तो हैप्पी बर्थडे प्रियांश। और रचना वत्स जी ने भेजा है, रचना वत्स जी के ये बेटे हैं। इसके अलावा नितिन गोस्वामी जी की फैंसी का भी आज जन्मदिन है, लेकिन उन्होंने नाम ही नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, बधाई। और अनाबिया अफरोज़, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अनाबिया। और मोहम्मद कामरान अंसारी ने भेजा है। इसके अलावा आज बहुत सारे लोग, जिसमें उधम गुज्जर, उधम गुज्जर, मयूर ठोले, सलमान पी कनाडा से हैं ये, सद्दाम हुसैन, पूनम जैन, मनाली सिंह, प्रज्वल श्रीवास्तव, प्रदीप मिश्रा, डॉक्टर मैत्री ऋचा, ये ठाणे से हैं, उस्मान अंसारी, अलीम खान लखनऊ से, अशोक डूडी बिश्नोई, आलोक सिंह, लकी राजपूत, ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने 5 मिलियन पे बहुत सारे मेल लिखे, और भी बहुत सारे लोगों ने मेल लिखे। मैं इतने सारे नोट नहीं कर पाता, लेकिन तमाम लोगों का, आप लोगों का दिल से शुक्रिया। इसके अलावा अजीत कुमार जी ने लिखा है कि राकेश मारिया मुंबई के एक्स पुलिस कमिश्नर, उनकी कहानी सुनाए, कभी ज़रूर सुनाता हूँ आपको। मनमोहन कौशिक जी ने लिखा है, इनका एक सवाल था कि एक रेप विक्टिम, किसी के साथ रेप हो और रेपिस्ट बाद में उससे शादी कर ले, तो क्या उसके गुनाह को माफ़ कर दिया जाता है, क्या फिर उसे अदालत में सज़ा नहीं होगी? ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसे कई इंसिडेंट सामने आए। अगर किसी महिला के साथ रेप होता है, किसी लड़की के साथ रेप होता है, और रेपिस्ट अगर उससे शादी कर लेता है, विक्टिम की मर्ज़ी, उसके परिवार की मर्ज़ी और उनकी मर्ज़ी से, तो जब आप शादी कर लेते हैं तो यह बड़ा बेसिक सी एक चीज़ है कि फिर जिस पत्नी ने शादी की है, जिस लड़की महिला ने शादी की है, वो अपने पति को जेल में कैसे देख सकती है? तो जाहिर है वो अपने केस जो है वो वापस ले लेगी। तो यहाँ पे कानून माफ़ नहीं करता है, बल्कि आपकी कंप्लेंट वापस आ जाती है, और आपने जो किया है और सामने वाला अगर तैयार है, जिनके साथ ये सारी चीज़ें हुई कि वो शादी कर रहे हैं, तो फिर उसमें एक तरह से समझौता हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कानून में कहीं नहीं है कि रेप विक्टिम से अगर शादी कर ले तो आप उसे माफ़ कर दें। अगर एक रेप विक्टिम शादी कर लेती है और फिर भी अपना केस वापस नहीं लेती है, तो उसके ऊपर वैसे ही मुकदमा चलेगा जैसे एक रेपिस्ट के ऊपर चलना चाहिए। इसके अलावा जयदीप पालरिया जी हैं, 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन इनके घर बेटी पैदा हुई है, तो बहुत बहुत बधाई आपको, ऊपर वाला लंबी उम्र दे। मनु हैं, और कंचन और एस्मीन। इसके अलावा सलीम सैयद हैं, मिलिंद देसाई है। ओमिक्रॉन के बारे में ये कहानी सुनना चाहते हैं, चलिए इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ आपको जल्दी। नाज़मीन सैयद हैं, इसके अलावा इंसाफ खान हैं, नेहा राव हैं, ये राबिया सैफ़ी की कहानी सुनना चाहते हैं। लक्ष्मण कुशवाहा हैं, इनका कहना है कि क्राइम तक सुन के मुझे कई बार नेगेटिव थॉट्स आते हैं। इन्होंने ये भी लिखा कि 1-2 बार तो मैंने सोचा कि क्राइम तक पे केस कर दूं। तो मैं लक्ष्मण जी आपसे यही कहूँगा, एक तो नेगेटिव थॉट्स कभी आपके जहन में ना आए, ऐसी मेरी उम्मीद है, आप ऐसी चीज़ सोचे भी नहीं। दूसरा, बहुत सारे लोगों को ये लगता है ऐसा कि क्राइम के शोज़, क्राइम की कहानियाँ, क्राइम की चीज़ें सुनने से शायद वही सारी चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं है। इसका एक दूसरा, ये मैं कई बार ये भी कहा हूँ कि हाँ, कई बार क्राइम की स्टोरीज़, क्राइम के शोज़ से क्रिमिनल आइडियाज़ लेते हैं, लेकिन एक दूसरा पहलू ये भी है कि कई बार ऐसे शोज़ से, ऐसी चीज़ों से बचने के भी आइडियाज़ मिलते हैं। तो दोनों पहलू है, एक अच्छा है, एक बुरा है। आप किसको अपनाते हैं ये आपके ऊपर है, हर इंडिविजुअल के ऊपर है ये। तो मेरा तो यही कि हर चीज़ में आप सिर्फ पॉजिटिव चीज़ सोचें, नेगेटिव नहीं। और दूसरा, अगर आपको ऐसा लगता है कि कहानियों में आपको नेगेटिव कई बार थॉट्स आते हैं, तो टीज़र वीज़र लिखा होता, कई बार ऐसी कहानियाँ होती हैं जिससे बेस्ट इन्वेस्टिगेशन की होती है, कैसे पुलिस किसी केस को सॉल्व करती है, कैसे पकड़ती है। तो ये अच्छी चीज़ है, इसको समझने और सुनने की ज़रूरत है। तो आप उन चीज़ों को सुने, ना कि हीनियस क्राइम की कहानियाँ बिल्कुल ना सुने, वो आपको टीज़र से ही पता चल जाता है आमतौर पर।
तो मैं यही आपसे कहना चाहूँगा। लक्ष्मण कुशवाहा जी ने लिखा था ये। इसके अलावा हाफिज़ करीम नूरी हैं, इस्लामपुर वेस्ट बंगाल से हैं। इन्होंने बहुत प्यारा मेल लिखा है। इन्होंने कहा कि मैं अपना गूगल पे इनको दे दूं और तोहफे के तौर पे ये कुछ उसमें डालना चाहते हैं। तो पहली चीज़ ये कि मैं गूगल पे मेरे पास है ही नहीं, सच में मुझे पता भी नहीं है, यूज़ भी नहीं करता हूँ। और दूसरा, हाफिज़ करीम नूरी साहब, आपने ये लिखा, यही मेरे लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा है, बहुत बड़ा आपका ये प्यार है। तो बस आपका प्यार, आपकी दुआएं यही बनी रहें मेरे लिए बहुत ज़्यादा, इससे अनमोल चीज़ें और कुछ नहीं। फिर भी आपने जो कहा उसके लिए दिल से शुक्रिया कि आपने ऐसा सोचा, लेकिन बस बदले में यही कहूँगा कि आप अपना प्यार, अपनी दुआएं देते रहें। ये सब चीज़ें तो आनी जानी चीज़ें हैं। ज्ञानजी सिंह हैं और इनका कहना था कि आप आदाब बोलते हैं, सलाम नहीं बोलते। तो आदाब सलाम लगभग एक ही चीज़ें होती हैं ज्ञान जी। सचिन कुमार हैं, ये फिजी ऑपरेशन की कहानी सुनना चाहते हैं। भरत कुमार हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा मैसे मेल लिखा है। उन्होंने कहा कि आप हिंदी में ही कहानी सुनाया करें और हिंदी में ही बोला करें। इंग्लिश, हालांकि इन्होंने अच्छे बोलने के कुछ टिप्स दिए हैं 2, लेकिन कई प्रोनाउंसिएशन, देखिए प्रोनाउंसिएशन पहले बोलता था, प्रोनाउंसिएशन बोल रहा हूँ तो सुधर रहा हूँ। तो इन्होंने अच्छी एक तालीम दी है, शिक्षा दी है मुझे, और थैंक यू वेरी मच भरत कुमार जी, आपके ये मेल को मैं हमेशा याद रखूँगा। इसके अलावा गगन प्रताप सिंह जी हैं। तो आप तमाम लोगों का शुक्रिया, बहुत सारे लोगों ने जो कहानी की फरमाइश की है वो भी सुनाऊँगा। आप लोग अपना प्यार यूँ ही बनाए रखें। आज इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।